हे दोस्तों, क्या आप बिलीव करोगे कि एक ऐसा भी आदमी था जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गोल्ड कॉइन्स अपने दोस्तों को देता था ओशियंस में फेंकने के लिए। ऑथर मॉर्गन ह्यूजेल, जिन्होंने बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखा है, बताते हैं कि जब वो कॉलेज में थे तो लॉस एंजलिस के बड़े बड़े होटल्स में एज ए वैले काम किया करते थे और वहाँ पर अक्सर एक गेस्ट आता था जो बहुत रिच था। उसने वाईफाई राउटर्स में यूज होने वाले की कंपोनेंट को अपने नाम पर पेटेंट कराया था। उसने बहुत कंपनीज स्टार्ट की थी और बेची थी, मीन्स बहुत पैसे वाला था। वो इतना अमीर था कि अपने साथ पैसे और रुपए की बोरियां लेकर घुमा करता था और उसे इस बात का बहुत घमंड भी था। एक बार उसने उसी होटल में एक और वैले को बुलाया और सेवरल थाउजेंड्स ऑफ डॉलर इन कैश दिया और बोला, जाओ इससे मेरे लिए गोल्ड कॉइन्स लेकर आओ। कुछ देर बाद उन हजारों गोल्ड कॉइन को लेकर वो अमीर आदमी अपने दोस्तों के साथ होटल के डेक पर गया और पैसिफिक ओशियंस को देखने लगा। फिर अचानक अपने दोस्तों के साथ उन गोल्ड कॉइन्स को ओशियन में फेंकने लगा, जैसे कि वो गोल्ड कॉइन्स नहीं पत्थर के टुकड़े हों। और उनकी कंपटीशन चल रही थी कि कौन सबसे दूर गोल्ड कॉइन्स फेंकेगा। अब आप इतने समझदार तो हो ही ये बता सकते हो कि ऐसे बिहेवियर और पैसे की वैल्यू न करने वाले आदमी के साथ क्या हुआ होगा। यस, यू गेस्ड करेक्टली, कुछ सालों बाद वो सड़क पर आ चुका था। ऑथर कहते हैं कि पैसे के कुछ रूल्स होते हैं और जो इन रूल्स को समझ गया उसको फिर पैसा छोड़ता नहीं, क्योंकि दोस्तों पैसा ये नहीं देखता कि वो किसके हाथों में है, अमीर के या गरीब के। वो देखता है कि उसकी अहमियत कौन समझता है। अब इसकी गारंटी नहीं है कि जो वेल एजुकेटेड है और पैसे कमाना जानता है बट पैसे की वैल्यू नहीं करता तो पैसा हमेशा उसके पास रहेगा। और ये भी फिक्स नहीं है कि जो गरीब आदमी है वो हमेशा गरीब ही रहेगा अगर वो पैसे की वैल्यू करना समझ गया। आइए कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 1, लक एंड रिस्क। बिल गेट्स जो भी बने उसमें एक मेजर रोल उनके लक का भी था, क्योंकि जब उस टाइम मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल्स के पास भी कंप्यूटर्स नहीं थे, तब बिल गेट्स जो कि 1968 में सिर्फ 13 साल के थे, तब उन्हें क्लास 8th में ही कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया था। आइए उनके लक को एक सिंपल मैथ से समझते हैं। 1968 में पूरे वर्ल्ड में हाई स्कूल एज के अप्रोक्सीमेट 303 मिलियन बच्चे थे। उसमें से 18 मिलियन यूएसए में थे। उसमें से 2,70,000 वाशिंगटन स्टेट में रहते थे। उसमें से भी अप्रोक्सीमेट 1 लाख सिएटल में रहते थे, जहाँ पे बिल गेट्स रहा करते थे। उसमें से भी सिर्फ 300 बच्चों ने लेक साइड स्कूल अटेंड किया था। 300 इन 303 मिलियन का मतलब है 1 इन ए मिलियन हाई स्कूल एज स्टूडेंट्स को चांस मिला, एक्सपोजर मिला कंप्यूटर का एट सच अर्ली एज। इवन बिल गेट्स को भी ये बात कहने में कोई शर्म नहीं आती है कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। बिल गेट्स बहुत स्मार्ट थे, उससे भी ज्यादा हार्ड वर्किंग, और साथ ही अपने टीनेज में ही उन्होंने विजन कर लिया था कंप्यूटर क्या कर सकता है। बट इसके साथ उनका लक भी था, क्योंकि वो 1 इन मिलियन थे। बिल गेट्स की तो बात हो गई। अब क्या आपने उनके दोस्त केंट इवेंस का नाम सुना है? क्लास 8th में ही केंट इवेंस और बिल गेट्स की दोस्ती हुई थी। बिल गेट्स के अकॉर्डिंग इवेंस बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास थे। वो घंटों एक दूसरे से फोन पर कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी की बातें किया करते थे, और एक डॉक्यूमेंट्री में तो उन्होंने कहा भी था कि उनको आज तक इवेंट्स का टेलीफोन नंबर याद है। एक बार जब लेक साइड स्कूल ने सोचा स्कूल के क्लास शेड्यूल को बनाया जाए, बट इतने ढेर सारे बच्चे, सब्जेक्ट, टीचर्स, वो एक टाइम टेबल नहीं बना पा रहे थे जिसमें कि किसी भी स्टूडेंट की क्लास दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्लैश ना हो। तब स्कूल ने बिल और इवेंट्स को जिम्मेदारी दी तो बिल्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर परफेक्ट टाइम टेबल, और उन दोनों ने इस काम को चुटकी बजाते हुए कर दिया। बिल कहते हैं कि अगर इवांस होते तो वो उनके साथ कॉलेज जाते हैं और साथ में ही काम करते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर शायद इवांस होते तो बिल और एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडिंग मेंबर होते हैं। बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि ग्रेजुएशन के पहले एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में केंट इवेंस का डेथ हो गया। यूएस में हर साल अप्रोक्सीमेटली 3 डजन माउंटेनियरिंग डेथ होते हैं, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग किल्ड ऑन ए माउंटेन इन हाई स्कूल इज 1 इन ए मिलियन। बिल गेट्स met 1 in a million luck और केंट इवेंस met 1 in a million risk। लक एंड रिस्क दोनों रियलिटी होते हैं, दोनों इतने सिमिलर होते हैं कि यू कांट बिलीव इन वन विदाउट एक्चुअली रिस्पेक्टिंग द अदर। और एवरी बिल गेट्स एक केंट इवेंस भी था, जो कि उतना ही स्किल्ड था, उतना ही ड्रिवन था, उतना ही विजनरी था, बट बस उतना लकी नहीं था। रूल नंबर 2, नेवर इनफ। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ था और बहुत ही कम एज में वो अनाथ हो गए थे, और उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और जब तक वो अपनी मिड 40s में थे, वो मैकेंसी, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, उसके CEO बन चुके थे। कोलकाता के स्लम से उठकर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना बहुत ही रिमार्केबल था। इतनी सक्सेस के साथ आया इनॉर्मस वेल्थ, और 2008 तक गुप्ता $100 मिलियन के मालिक बन चुके थे। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ही वांटेड मोर। अब वो बिलियनियर बनना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। 2008 में ही गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, तब वॉरेन बफेट ने प्लान किया टू इन्वेस्ट $5 बिलियन इन गोल्डमैन सैक्स, ताकि वो सरवाइव कर सके। अब क्योंकि गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उनके पास ये सीक्रेट
और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी और उन्हें मालूम था कि जैसे ही ये खबर मार्केट में जाएगी गोल्डमैन सैक्स के शेयर में आग लग जाएगी। ये खबर निकलने के 16 सेकंड के अंदर गुप्ता ने एक फोन कॉल किया राजा रत्नम को, जो कि एक फंड मैनेजर थे, और इमीडिएटली राजा रत्नम ने गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। और जैसे ही ये बात मार्केट में आई कि बफेट ने गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, राजा रत्नम ने क्विक $1 मिलियन बनाया। बाद में पता चला कि गुप्ता ने ऐसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग कर $17 मिलियन प्रॉफिट बनाया था। लेटर ऑन वो पकड़े गए और उन्हें जेल हो गई एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग दैट ही वंस हैड। ये स्टोरी हमें बताती है कि गुप्ता के पास इतना पैसा था कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पैसों के साथ प्रेस्टीज, पावर और फ्रीडम अलग से था, बट ही वांटेड मोर। उनके पास जितना था वो इनफ नहीं था और उनको पता भी नहीं था कि इनफ इज नेवर इनफ। रूल नंबर 3, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। चलो आप बताओ दोस्तों, वॉरेन बफेट वर्ल्ड रिचेस्ट मैन कैसे बने? एनी गेस? आप में से कुछ ने सही पकड़ा, बाय इन्वेस्टिंग, बट ये 100% करेक्ट नहीं है। बफेट्स फॉर्चून isn't due to just being a good investor. He was investing since he was literally a child. वैसे मैंने वॉरेन बफेट के ऊपर एक सेगमेंट बनाया है अपने वीडियो रिच डैड पुअर डैड में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि 2020 तक वॉरेन बफेट का नेटवर्थ $84.5 बिलियन था। अब आप बिलीव नहीं करोगे कि उसमें से $84.2 बिलियन मींस 99% ऑफ हिज टोटल वेल्थ उन्होंने अपने 50th बर्थडे पर बनाया था। $81.5 बिलियन तो उन्होंने तब बनाया जब वो 60 साल के हो चुके थे। इसका मेन रीजन था कि वो जब सिर्फ 10 साल के थे उन्होंने तभी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और उनका सीक्रेट था टाइम। उन्होंने बहुत ज्यादा लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया। अगर और नॉर्मल पर्सन की तरह उन्होंने अपने 30s से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की होती और 60s में रिटायर हो गए होते तो वॉरेन बफेट का नाम किसी ने आज सुना ही नहीं होता। आपने जिम सिमंस का नाम सुना है? जिम सिमंस रेनेसा टेक्नोलॉजी के हेड ऑफ द हेज फंड थे और सिंस 1998 उन्होंने मनी को 66% एनुअली कंपाउंड किया है, और उनके इस परसेंटेज के करीब और कोई आता ही नहीं है, नॉट इवन वॉरेन बफेट। बफेट ने कंपाउंडिंग की थी 22% एनुअली, 1/3 ऑफ जिम। 2020 में जिम की नेटवर्थ थी $21 बिलियन। बफेट से कंपाउंडिंग रेट 3 टाइम्स ज्यादा होने के बावजूद जिम बफेट से 75% लेस रिच हैं। जरा सोचो दोस्तों, क्यों? बिकॉज सिमंस ने रियल इन्वेस्टिंग तब स्टार्ट की जब वो 40 साल के हो चुके थे। उनके पास बफेट से आधा टाइम था फॉर कंपाउंडिंग। अगर उन्होंने भी बफेट की तरह अर्ली एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता विद 66% एनुअल रिटर्न फॉर 79 ईयर्स, वो इतना इनकम जनरेट करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। 63 क्विंटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन, $160,000। यस, वो इतना इनकम कर लेते हैं, बट मेन पॉइंट है आप कब इन्वेस्टमेंट करते हो और कब तक करते हो। रूल नंबर 4, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। इसको 2 इन्वेस्टर्स की स्टोरी से समझते हैं। अक्टूबर 1929 के 3 दिन हिस्ट्री में ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे एंड ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट का ऐसा क्रैश था जो हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है। जेसी लिवरमोर उस टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे और 30 इयर्स ऑफ एज तक वो आज की वैल्यू देखे तो $100 मिलियन बना चुके थे। 29 अक्टूबर को बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने सुसाइड किया था और जेसी की वाइफ यही मना रही थी कि उनका हस्बैंड कैसे भी घर आ जाए। जैसे घर आते हैं और कुछ देर कुछ नहीं बोलते हैं, तो उनकी वाइफ उनसे पूछती है, क्या हमने सब खो दिया है? नो डार्लिंग, आई हैव जस्ट हैड माई बेस्ट एवर ट्रेडिंग डे। जहाँ एक तरफ ज्यादातर लोग एक झटके में सब कुछ गवा दिए थे, वहीं एक दिन में जेसी लिवरमोर ने आज के इक्विवेलेंट $3 बिलियन बनाए थे। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम जर्मेंस्की, जो कि एक मल्टी मिलेनियर रियल एस्टेट डेवलपर थे जिसने 1920 में मिलियंस बनाए थे, उसने भी स्टॉक मार्केट में अपना सब कुछ लगा दिया था और अक्टूबर 26, 1929 के बाद उसको किसी ने नहीं देखा। उसने एक दिन में अपना सब कुछ खो दिया था। अब 4 साल बाद लिवरमोर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। वो अब और बड़ी बड़ी और रिस्की बेट्स लगाते थे। उन्हें पता नहीं था कि कहाँ रुकना है और एट लास्ट स्टॉक मार्केट में उसने भी सब कुछ खो दिया, इवेंचुअली अपनी लाइफ भी। जर्मेंस्की एंड लिवरमोर में एक चीज कॉमन थी, दोनों को पता था कि वेल्दी कैसे होना है, और दोनों को एकदम नहीं मालूम था कि वेल्दी बने कैसे रहना है। रूल नंबर 5, मैन इन द कार पैराडॉक्स। दोस्तों आप बताओ, अपने रूट पर बहुत सी कार देखी होगी, एक से एक लग्जरियस कार, बट मोस्टली आप क्या देखते हो, कार को या अंदर बैठे इंसान को? ऑब्वियस है, कार को। हम उस कार को देखकर मेस्मराइज हो जाते हैं और खुद को इमेजिन करने लगते हैं उस कार में, या मैं ये कार कब ले पाऊंगा। आपका ध्यान इस पर नहीं जाता है कि कार में कौन है। वहीं जो अंदर बैठा है वो सोचता है कि सब उसे देख रहे हैं, उसके वेल से इम्प्रेस हो रहे हैं, बट उसे नहीं मालूम कि बाहर खड़े आदमी को उससे मतलब ही नहीं है कि कार में कौन है। उसका तो पूरा ध्यान कार पर है। ऑथर कहते हैं कि अपने पोजीशन से आप खुद ही खुश होते हो और कोई नहीं, इसलिए किसी को शो ऑफ करने को या इम्प्रेस करने को अपने वेल्थ बर्बाद ना करो, बट उसे ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जो आपको रिटर्न दे, ना कि आपकी लायबिलिटी बने। रूल नंबर 6, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी।
अगर आप किसी को फरारी चलाते देखोगे तो क्या एज्यूम करोगे, यही कि वो बहुत रिच आदमी है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। कितने ही लोग हैं जो एक्सपेंसिव कार, घर, लग्जरी आइटम लेते हैं जस्ट टू शो ऑफ, और फिर अपनी पूरी जिंदगी वो उनकी लायबिलिटी बन जाती है। हमें लगता है कि उसके पास तो फेरारी है, पोर्शे है, वो तो बहुत वेल्दी होगा, बट एक्चुअली वो तो इतना गरीब हो गया है बिकॉज उसने उसके लिए लोन लिया है उस आइटम के लिए जो उसे 1 रुपए का रिटर्न नहीं देगी, बल्कि उल्टा उसकी जेब खाली करेगी। ये हमारी आदत है, हम लोगों को वो कैसे दिखते हैं, उनके पास क्या है, उससे जज करते हैं। बट सच्चाई तो वो है जो दिखती नहीं। वेल्थ इज द नाइस कार नॉट परचेज्ड, डायमंड्स नॉट बॉट। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स थे ऑन द बुक साइकोलॉजी ऑफ द मनी। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो जरूर अपने लाइफ में बहुत आगे जाओगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।